Jai Hind doston. Welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today October 15 we will discuss these topics from current affairs from both prelims and mains perspective. So let's discuss the agenda for today. The first topic which we will discuss today is related to blue economy and a report on this by नीति आयोग. ब्लू इकोनॉमी है क्या? थोड़ा अगर हम ब्लू इकोनॉमी इस वर्ड पर भी ध्यान दें तो इतना तो हमें मालूम पड़ता है कि ब्लू है पानी, पानी का कलर है ब्लू, और ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. इट मीन्स दिस इकोनॉमी इज रिलेटेड टू समवेयर रिलेटेड टू फिशरीज, राइट, समवेयर रिलेटेड टू कोस्टल पीपल जो कि फिशरीज और बाकी ऐसे एक्टिविटीज़ पर इन्वॉल्व रहते हैं. और सो हम ब्लू इकोनॉमी में बात करेंगे कोस्टल एरियाज़ के फिशरीज डेवलपमेंट के बारे में, इंडिया में जो वेसल्स हैं जिनसे हम फिशरीज या बाकी मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं उसके बारे में, और नीति आयोग का ये रिपोर्ट अभी जो रिसेंट का रिपोर्ट आया है उसमें क्या क्या मेंशन है. द सेकेंड टॉपिक वुड बी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन 6G, 6th जनरेशन नेटवर्क. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव से एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि हम 6th जनरेशन ऑफ नेटवर्क में जो भी डेवलपमेंट में हम आगे काम कर रहे हैं उसको लेकर एक डिक्लेरेशन पब्लिश किया गया है ना. आगे का एक रोड मैप प्रिपेयर किया गया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नामों से दिया गया. सो इसका डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे. देन मिशन दृष्टि. मिशन दृष्टि इट इज़ रिलेटेड टू the ongoing development, the ongoing exploration बोलिए, ongoing exploration in the field of space by private industry. किस तरह से स्पेस के फील्ड में प्राइवेट इंडस्ट्री आगे एक्सप्लोरेशन कर रही हैं. क्योंकि हम जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं या बाकी यूरोप का एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है एलन मस्क, और एलन मस्क की जो कंपनी है ही इज़ डूइंग वेरी गुड. इवन इन्होंने अपने जो भी इनका रिसर्च है, इनके पास जो कुछ भी डेवलपमेंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर जो एक्सपर्टाइज है, इन्होंने नासा को भी कई बार हेल्प किया है. तो वैसा ही एक इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो सके कि इंडिया के भी प्राइवेट प्लेयर्स इसरो के साथ मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन कर सकें. वही पॉइंट यहाँ हम मिशन दृष्टि में डिस्कस करेंगे. देन सिद्धि ट्राइब, एक ट्राइब जो न्यूज़ में मेंशन रहा क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनके बारे में मेंशन किया है. तो हमें सिद्धि ट्राइब क्या है, इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे एग्जामिनेशंस के लिए, वो डिस्कस करेंगे हम. एंड देन द लास्ट टॉपिक वुड बी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस. इंडिया मोबाइल कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं. कांग्रेस शब्द का मतलब होता है एक लार्ज कॉन्ग्लोमरेशन, एक लार्ज मीटिंग जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आकर मिलते हैं. देखेंगे क्या है इंडिया मोबाइल कांग्रेस इस तरह से. एंड देन आज और कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, डीप सी फिशरी स्ट्रेटजी, और उसको लेकर नीति आयोग का रिपोर्ट. आप यहाँ पे देख सकते हो नीति आयोग के मेंबर्स, नीति आयोग CEO लॉन्चेस रिपोर्ट ऑन इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी फिशरीज स्ट्रेटजी. ब्लू इकोनॉमी, ब्लू वर्ड से हमें समझ में आ जाता है. अब नीति आयोग की रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे. बाय द वे यहाँ लिखा हुआ है नीति आयोग CEO लॉन्चेस द रिपोर्ट. तो तुम मुझे बताओगे क्या कि नीति आयोग के CEO अभी कौन है? जरा पढ़ लीजिए इसी बहाने नीति आयोग के बारे में. आगे वैसे मैंने मेंशन कर रखा है, बट अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा खुद का भी अपना होमवर्क होता जाएगा. अब हम क्वेश्चन की अगर बात करें कि इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड डीप सी फिशरी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, और समझना है इसको, है ना. बिना कुछ जाने भी हम कैसे MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं ये बात सीखना है. पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, दैट इंडिया हैज ओवर 1000 वेसल्स रजिस्टर्ड विद द इंडियन ओशा ट्यूना कमीशन. अब अगर इंडिया के पास 1000 वेसल्स होते हैं ना गाइज, इतने ज़्यादा हमारे पास शिप्स होते हैं या इतने ज़्यादा हमारे पास वेसल्स होते हैं जिससे कि हम फिशरीज के फील्ड में इतना अच्छा कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ ब्लू इकोनॉमी बड़ी अच्छे से बूम कर रही होती. जो हमारे कोस्टल रीजन में रहने वाले हमारे जो मछुआरे भाई बहन हैं उनके लाइफ में ना पॉवर्टी नहीं होती. सो ये कॉमन सेंस है कि इतने ज़्यादा वेसल्स इंडिया के पास नहीं रजिस्टर्ड हैं. देर आर वेरी फ्यू नेशंस जिनके पास 1000 वेसल्स होते हैं. हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है 1000 वेसल्स. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर 1000 वेसल्स हो ही जाए तो फिर तो ब्लू इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. सेकेंड, द रिपोर्ट रिकमेंड्स अ सेपरेट वेसल एक्ट फॉर रजिस्टरिंग मॉडर्न फिशिंग बोट्स बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स. अब जब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ोगे तब भी तुम्हें फर्स्ट स्टेटमेंट में हेल्प मिलेगी कि रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि हमको एक सेपरेट वेसल एक्ट बनाने की जरूरत है. सेपरेट वेसल्स एक्ट बनाएंगे सो दैट हम वेसल्स के डेवलपमेंट पे और साथ ही साथ जो मॉडर्न फिशिंग बोट्स नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जो मॉडर्न फिशिंग बोट्स या मॉडर्न वेसल्स जाकर फिशरीज का काम कर सकते हैं या फिर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, उनको लेकर कोई भी रुकावट नहीं हो, उनको सपोर्ट मिले, इसलिए एक सेपरेट वेसल एक्ट की जरूरत है. सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ये कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव आइडिया है. थर्ड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स
फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक स्प्रेड होता है ना। सो 2 और 3 ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए, इसको याद रखेंगे। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन पर। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हमारे पास 1000 वेसल्स नहीं है, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वेसल्स। नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया बाय BBR सुब्रमण्यम साहब, हु इज द CEO, एंड प्रोफेसर रमेश चंद, बाकी और जो मेंबर्स हैं। मेन पर्पस, हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, एक साइंस बेस्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, सोशली इंक्लूसिव, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल डीप सी फिशरीज नेटवर्क। ये सब जो यहाँ मैंने शब्द यूज किया है ना, जिसको हाईलाइट करके रखा है, साइंस बेस्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, सोशली इंक्लूसिव, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, ऐसे वर्ड्स ना, ऐसे कीवर्ड्स आपको अपने मेंस के आंसर्स में लिखने हैं, तो आपके मेंस के आंसर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि अच्छा इस तरह से मेंस का आंसर लिखना है, इसलिए ध्यान दिया करो इन पॉइंट्स पर। और पर्पस भी वही है ना, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाना, सोशली इंक्लूसिव बनाना, ताकि कोस्टल रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, जो ब्लू इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ में डेवलपमेंट हो सके, पॉवर्टी से बाहर निकल सके। और जो वास्ट मरीन पोटेंशियल है उसको यूज करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंडिया की पहुंच और आगे बढ़ाना, यही पर्पस है। क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? तो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जो है, राइट, इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के नाम से बुलाते हैं कि अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। ठीक है, इंडिया के फिशिंग पोटेंशियल पर अब हम आते हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या फिशिंग पोटेंशियल इंडिया का दिख रहा है, जरा यहाँ पर देखो, पहले इस चार्ट को देखो। तो ये ग्राफ ना 1950 से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट द फिश प्रोडक्शन इन इंडिया इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग सिंस 1950। ऐसे एक स्टेटमेंट तुम्हारे प्रीलिम्स के MCQ में आ सकता है, इसलिए इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा। ग्रेजुअली हम प्रोग्रेसिव स्टेज में हैं। ओवरऑल बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 8% ऑफ टोटल वर्ल्ड आउटपुट। बस 8% में सेकंड लार्जेस्ट है। सोचो अगर हम अपने पोटेंशियल और बढ़ा ले तो हम लार्जेस्ट हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमी कितनी अच्छी होगी। बाय द वे फर्स्ट कौन सा है ये तो मुझे ढूंढ कर बताओगे। द फिशरीज सेक्टर सपोर्ट्स नियरली 30 मिलियन लाइवलीहुड, इसलिए सोशल इंक्लूजन की बात हो रही थी। कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया का कोस्ट लाइन अराउंड 11,098 किलोमीटर का है, जो कि 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटोरीज में स्प्रेडेड है। एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो टोटल इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे तो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, बट स्टिल अंडर यूटिलाइज रहता है। अंडर यूटिलाइज इसलिए रहता है क्योंकि हमारे जो फिशरमैन हैं उनके पास स्किल्स तो अच्छी है, बट उस स्किल्स को ना मॉडर्न सपोर्ट की जरूरत है, मॉडर्न वेसल्स की सपोर्ट की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है? तो पहला स्टेटमेंट जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन का दिया था वहाँ 1000 वेसल्स लिखे थे। पता है हमारे पास कितने हैं वेसल्स? ऐसे 4। सो बहुत लिमिटेड है गाइज, हमें ये इंक्रीज करने की जरूरत है। बाकी इन नेशंस को देखो कितने ज़्यादा वेसल्स हैं। इंडियन बोट्स जो हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड रहते हैं, 30 to 40 नॉटिकल माइल्स तक मैक्सिमम जा सकते हैं नॉर्मली, जो फिशरीज वाले बोट्स हैं। हम नेवल बोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। रेगुलेटरी गैप भी काफ़ी रहता है, लाइसेंसिंग लिमिट है, आउटडेटेड मर्चेंट शिपिंग एक्ट्स है। मतलब पॉलिसी वाइज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट वाइज दोनों तरह से ना इंडिया में फिशरीज के सेक्टर को और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होनी है। एंड दैट्स वाई नीति आयोग बोल रहा है कि भाई लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी इंक्रीज करो, इसलिए हमें वेसल्स के नंबर भी बढ़ाने हैं, वेसल एक्ट एक सेपरेटली बनाना है, ताकि ये जो पॉलिसी ड्रॉबैक्स हैं ये पॉलिसी ड्रॉबैक्स को भी दूर किया जा सके। AI का यूज किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज किया जाए, ये तो हर जगह यूज करना है। तो मैं आसाम प्रहरी में भी कई बार बोला है ना कि पढ़ो रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन, देखो AI पर ऐसे आया और हमेशा आते रहेगा, क्योंकि AI अभी ऐसी चीज़ है ना जो रहेगी न्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6G के ऊपर, 6th जनरेशन नेटवर्क न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। आप यहां देख सकते हो PIB का एक अपडेट। PIB एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। PIB का अपडेट किसका अपडेट है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का। क्या बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन? दैट 6G अलायंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस issue a joint statement reaffirming a shared commitment to shape the future of 6G as a global public good। ग्लोबल पब्लिक गुड बोल रहा है, 6G अलायंस की बात हो रही है और लीडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। मतलब वैसे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, वैसे लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर जिनके पास 6th जनरेशन ऑफ नेटवर्क को लेकर काफ़ी बढ़िया इनके पास कैपेबिलिटी है, वो ग्लोबली आ रहे हैं एक साथ। वैसे ये न्यू दिल्ली में हुआ है इस बार, ग्लोबली एक साथ आ रहे हैं और ग्लोबली आकर 6G से रिलेटेड जो बेनिफिट्स होंगे या जो चैलेंजेज होंगे उसको किस तरह से डील करना है, बेनिफिट्स किस तरह से पहुंचाना है, उसको लेकर एक बढ़िया सा ज्वाइंट स्टेटमेंट या ज्वाइंट स्ट्रेटजी डेवलप की जा रही है।
अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं और करेक्ट ढूंढना है हमें। पहला क्या, इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल भारत 6G सिंपोजियम 2025 हेल्ड अलोंगसाइड द इंडियन मोबाइल कांग्रेस। यस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के ऊपर भी एक एमसीक्यू है, लास्ट वाले टॉपिक में मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का जो हुआ उसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल भारत 6G सिंपोजियम भी हेल्ड किया गया, जहां पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ 6G प्रेजेंट किया गया है। सही है एकदम, ये फैक्ट है, नॉर्मल का फैक्ट। द डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइजेज 6G एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड एंड प्रमोट्स ओपन, सिक्योर एंड सस्टेनेबल नेटवर्क। इसको समझने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम 5G यूज कर रहे हैं या 4G यूज कर रहे हैं या कभी 3G यूज करते थे, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, इट इज सपोर्टिंग द पब्लिक, इंटरनेट को और ओपन बना रहा है और एक्सेसिबल बना रहा है, तो 6G और एक्सेसिबल बनाएगा ही। थर्ड, इट कॉल्स फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड नॉन टेरेस्ट्रियल सिस्टम टू अचीव ग्लोबल कवरेज। बिल्कुल, अगर हम टेरेस्ट्रियल एंड नॉन टेरेस्ट्रियल सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब अगर इसको हम कनेक्ट करते जाएं तो ग्लोबल कवरेज और बढ़ेगा ही, यही तो चाहिए। फोर्थ, द डिक्लेरेशन वॉज साइंड ओनली बाय इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्यों ओनली बाय रिसर्च इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन? अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि वहां पर जो न्यूज क्लिपिंग थी वहां पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही थी, और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन साथ में आएंगे तभी तो एक्चुअल बेनिफिट मिल सकेगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे? 1, 2 एंड 3। चलिए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हो रही है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो कि अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किया गया, इंडिया मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली जहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर 11 अक्टूबर के बाद था, मतलब बड़ा रिसेंट का न्यूज़ है। लीडिंग ग्लोबल 6G रिसर्च अलायंस है ये, मतलब वर्ल्ड के अलग अलग जो लीडर्स हैं जिनके पास 6G टेक्नोलॉजी को लेकर एक्सपर्टाइज है, वो साथ में आते हैं कि आगे 6G का कैसा सिस्टम बनाया जा सके। की प्रिंसिपल क्या होगा? ट्रस्टेड नेटवर्क डेवलप करना, ट्रस्टेड एंड सिक्योर, जिससे प्राइवेसी भी लोगों की हार्म नहीं हो, AI सेफगार्ड भी रहे, साइबर रेजिलियंस बना रहे। साइबर रेजिलियंस को लेकर मैंने तुम्हें सर्ट के बारे में बताया है, सर्ट इन के बारे में पढ़ा है तुम लोगों ने। रेजिलियंट एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ओपन बने, इंटर ऑपरेबल बने, मल्टीपल वेंडर एक साथ काम कर सके, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, किसी भी एक कंट्री के मोनोपोली ना हो, अफोर्डेबल भी रहे, इंक्लूसिव रहे, ताकि सोसाइटी के हर ग्रुप्स वर्ल्ड के हर रीजन तक पहुंचे इसका बेनिफिट। सस्टेनेबल डिजाइन हो, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन इन सबको भी ध्यान देना है, और टेरेस्ट्रियल एंड नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को एक साथ लाने का काम। ये इसके की प्रिंसिपल्स हो गए। अब ये जो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है ना, 5-6 पॉइंट्स हैं, इसमें से 2-3 पॉइंट्स को तुमको अपने शब्द में एक्सप्लेन करना, ये मेंस के आंसर्स में करना होता है। तो ये आपके लिए वो हेडिंग्स हो गए, हेडिंग्स कैसे बनाने हैं और इन्हें एक्सप्लेन करना आप अपने मेंस के आंसर्स में करोगे, कभी काम आएगा आपके मेंस के आंसर्स में। 6G टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6G टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम कि ये 5G का सक्सेसर होगा, जो कि 2030 तक रोल आउट होने की बात है कि इंडिया में भी यूज कर सकेंगे हम। इट वुड इनेबल्स 1 Tbps डाटा स्पीड, है ना, काफ़ी लो लेटेंसी पर, काफ़ी लो लैगिंग काफ़ी होगी, और 1 Tbps डाटा स्पीड पे हम काम कर सकेंगे। लेट्स सी 2030 में कितना हो सकता है। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या? इट वुड प्लेस इंडिया एज ए ग्लोबल 6G इनोवेशन हब। हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है, और इंडिया में हम अगर ऐसा सपोज देखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कर रहे हैं या फिर 6G नेटवर्क को लेकर हम रोड मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करेगा ही। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है, विकसित भारत का जो गोल है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन दृष्टि। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये किससे रिलेटेड है? स्पेस के फील्ड में प्राइवेट एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, स्पेस टेक फर्म गैलेक्सी आई, तो ये एक प्राइवेट फर्म हो गया, और प्राइवेट फर्म का नाम क्या है? गैलेक्स आई, इसलिए इन्होंने मिशन दृष्टि नाम रखा है। लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट, दुनिया का पहला है, वर्ल्ड्स फर्स्ट है, राइट, जिसका वेट है 160 kg। ये सब थोड़े थोड़े स्पेसिफिकेशन से प्रीलिम्स में कभी कभी काम आते हैं, और दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर। करेक्ट ढूंढना है हमें, अगेन ध्यान रखेंगे जब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर मिले ना, तो इन सब चीज़ को ऐसे मार्क कर लिया करो। पहला स्टेटमेंट क्या? इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंबाइनिंग बोथ सिंथेटिक अपर्चर रडार एंड ऑप्टिकल पेलोड्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। एकदम करेक्ट है। अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड का पहला ईओ सैटेलाइट मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR एंड ऑप्टिकल पेलोड्स को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने वाला है, एक प्लेटफॉर्म पर कंबाइन करके लॉन्च करेगा। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो, ना इसरो नहीं, प्राइवेट फर्म गैलेक्स आई कर रही है। रॉन्ग है ना, गैलेक्स आई कर रही है, नाम भी उन्होंने उसी तरह से मिशन दृष्टि रखा। मिशन दृष्टि weighing 160 kg is India's largest privately built satellite offering 1.5 मीटर रिजोल्यूशन।
अब जब भी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए, इसलिए मैं क्वेश्चन पहले डिस्कस करता हूं, तुमने स्टेटमेंट्स को पढ़ना, नर्वस नहीं हो जाना कोई भी टर्म देखकर। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जब पढ़ोगे ना, तो एक तो आइडिया मिल जाएगा कि इनमें और इनमें से एक गलत है, और पहले से पढ़ के जाओगे तो फिर इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। थर्ड क्या बोल रहा है, मिशन दृष्टि इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट, तो फिर तो सेकंड वैसे भी रॉन्ग हो जाना है, तुमको वहां पे रिकॉल करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही है थर्ड वाला। फोर्थ, द सैटेलाइट इज डिजाइन टू प्रोवाइड इमेजनरी डाटा ओनली ड्यूरिंग डे लाइट। क्यों भाई, सिर्फ अगर डे लाइट में ही हमें अगर डाटा मिलेगा तो फिर तो वो लिमिटेशन होगा। और जब इंडिया की एक फर्म, प्राइवेट फर्म हो या फिर गवर्नमेंट फर्म हो, मतलब इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी अगर इतना बड़ा इनोवेशन करेगी आज 2025 के टाइम में, तो सिर्फ डे लाइट के ड्यूरेशन में क्यों, नाइट में भी ना। फोर्थ इज रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना था, क्या होगा 1 and 3 ओनली। डिटेल पे चले हम तो अक्टूबर 13 को बेंगलुरु बेस्ड एक जो स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है गैलेक्स आई, इट अनाउंस वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम रखा इसका क्या, मिशन दृष्टि। ठीक है, द मिशन मार्क्स अ मेजर लीप इन इंडियाज प्राइवेट सेक्टर कैपेबिलिटी, जो मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था एलन मस्क के साथ कंपेयर करके। तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ना आप मेंस आंसर्स में यूज कर सकते हो। कंपनी का टारगेट क्या है, टू डिप्लॉय 8 to 10 सैटेलाइट्स बाय 2029 टू फॉर्म अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ रियल टाइम जियो स्पेशियल एंड एनवायरमेंटल डाटा। मतलब डे टाइम में भी, नाइट टाइम में भी जियो स्पेशियल एंड एनवायरमेंटल डाटा इंडियन एजेंसीज को, और हो सकता है वर्ल्ड में जाकर वर्ल्ड की बाकी लीडिंग एजेंसी को, स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो, जैसे इसको हम ऑप्टो SAR या मल्टी स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल सेंसर्स, ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। इनके डिटेल में नहीं जाना है, बस ये नाम याद रखिएगा। काफ़ी हाई रिजोल्यूशन है, 1.5 मीटर तक का हाई रिजोल्यूशन मैपिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी तो बिल्कुल जरूरी है, और जो भी अभी लीडिंग लॉन्च होंगे ना, वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, डे नाइट दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये एकदम कॉमन सेंस है। ऐसे स्टेटमेंट कभी भी आए, अपना कॉमन सेंस अपने पास रखकर उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की बात करें तो क्या, इट वुड इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग हम किस किस चीज़ के लिए यूज करेंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं, डिफेंस के लिए भी करेंगे, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी। इंडिया का रोल प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथन करेगा, इसलिए आपको मिशन दृष्टि को याद रखना है, ये बात एकदम याद रखिए। साथ ही साथ जो कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेलेशंस है, जैसे इन्होंने टारगेट क्या रखा है कि भाई हम 2029 तक 8 से 10 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, कॉन्स्टेलेशन बनाएंगे ऐसे सैटेलाइट्स का। तो इंडिया अब क्या करेगा, ये जो सर्विसेज हैं डिफेंस के लिए, मान लीजिए डिफेंस के लिए ना भी दे, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए, इंडिया के जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं उन नेशंस को सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरह से स्पेस बेस्ड इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ये इनका एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी। सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने क्या एक स्टेटमेंट दिया, दैट द ट्राइबल कम्युनिटी टू परस्यू एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेस। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, एक बड़ा वेलकम स्टेटमेंट है। ऐसे स्टेटमेंट्स को ना आप अपने आंसर्स लिखने में यूज कर सकते हो मेंस में। that the honorable president is urging the tribal community to pursue education as a means of empowerment and progress, कि अगर आप एडुकेशन परस्यू कीजिएगा तो आप रियल एम्पावरमेंट आपके अंदर हो सकेगा। और ये स्टेटमेंट वो किन के पर्सपेक्टिव में दे रही है, सिद्धि कम्युनिटी, जो कि कहाँ की प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप मानी जाती है, गुजरात की। ये ध्यान दो, न्यूज़ क्लिपिंग्स कई बार हमारे लिए आंसर्स देने का काम कर जाता है। ओरिजिन इनका अफ्रीकन ओरिजिन है, मतलब हो सकता है कि अफ्रीकन ओरिजिन, अफ्रीकन रूट से आकर यहाँ गुजरात में बस गए हों। और भी देखो क्या क्या लिखा है, सी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस दैट द सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी अ PVTG particularly vulnerable tribal groups has achieved a literacy rate of over 72%। वाह, बहुत बढ़िया बात है। ये जो सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी है ये कितना परसेंट लिटरेसी अचीव कर रही है, 72% का। जस्ट वेट ए मोमेंट, लैपटॉप को चार्ज में लगाने दो। तो ये स्टेटमेंट भी तुम याद रखना कि सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो 72% तक का, 72% तक की लिटरेसी अचीव कर चुकी है। ये बाकी भी जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, चाहे प्राइवेट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हों या बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप हों, उनके लिए भी एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें एडुकेशन, बाकी एडुकेशनल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, एडुकेशन एक्वायर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा रियल एम्पावरमेंट हो सके। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन हमें करेक्ट ढूंढना है सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी पे। द सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी इज ऑफ अफ्रीकन ऑरिजिन एंड इन लिस्टेड एज PVTG इन इंडिया। एकदम करेक्ट है, अभी हमने देखा था। दे आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा। ना जी ना, गुजरात में।
द कम्युनिटी वॉज ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द पोर्तुगीज एंड द ब्रिटिश पीरियड एज स्लेव। ये स्टेटमेंट देखो सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि देयर वॉज अ टाइम जब यूरोपियंस जो थे इंडिया में रूल कर रहे थे या ट्रेड करने के लिए पुर्तगीज आए थे, तो उनके यहाँ ना स्लेव ट्रेड भी चलता था। तो अभी जब मैंने तुम्हें बताया कि अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, तो हो सकता है वो वहाँ से इन ट्राइब्स को लेकर आए होंगे और फिर ये ट्राइब यहाँ पर सेटल्ड हो गई। सो 1 and 3 इज करेक्ट। थोड़ा कॉमन सेंस लगाने से ये स्टेटमेंट वैसे भी याद रहेगा। अब हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उनके स्टेटमेंट पर आते हैं। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने क्या बोला? एजुकेशन एक्वायर करने के बारे में। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी? सिड्डी ट्राइबल कम्युनिटी गुजरात के रीजन में जो मिलती है। पीबीटीजी है, ठीक है। लिटरेसी रेट 72% है, इसको याद रखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या? ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट दिखाता है दैट वी आर रिस्पेक्टिंग द मल्टीकल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इवन अफ्रीकन रूट्स के भी हैं, लेकिन वो इंडियन सोसाइटी में इंटीग्रेटेड है। सो वी आर रिस्पेक्टिंग दिस राइट्स। लिटरेसी दिखाता है कि ट्राइबल कम्युनिटी एजुकेशन को कितनी सिंसियरली ले रही है। 72% लिटरेसी मामूली बात नहीं है, राइट। साथ ही साथ इट ऑल्सो हाईलाइट एफ्रो इंडियन एंसेस्ट्री, सोशल इंक्लूजन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। अब अभी मान लो कि अभी प्रेजेंट डे अफ्रीका में अगर कोई सिद्धी ट्राइबल कम्युनिटी या सिद्धी से रिलेटेड बाकी ट्राइबल कम्युनिटी अगर अभी अफ्रीका में होगी और वो देख रही है कि इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट द फर्स्ट सिटीजन वो इनके बारे में मेंशन कर रहे हैं, इनके ही रूट्स के बारे में, तो बढ़िया रिलेशन भी डेवलप हो सकेगा, ठीक है। और अगेन हमारा विकसित भारत का जो विजन है वो विजन में सपोर्ट करेगा। सिद्धी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें तो सिद्धी ट्राइबल कम्युनिटी एक पीबीटीजी है। इंडिया में टोटल कितने पीबीटीजी हैं? 75 पीबीटीजी। ये तुम लोगों ने भी कई बार कमेंट सेक्शन में बताया है, वेरी गुड। आप देख सकते हैं सिद्धी ट्राइबल के पर्सनस को, वीमेन एंड मेल दोनों को। इन्हें हम हबशी या बादशाह के नाम से भी बुलाते हैं। ये अफ्रो इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो कि कभी पुर्तगीज या ब्रिटिश ने इन्हें स्लेव्स के फॉर्म में इंडिया लाया था और यहीं पर सेटल हो गए, ठीक है। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल ट्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये भी सही बात है भाई। एंड इनके बारे में और क्या? ऑक्यूपेशन की बात करें तो ट्रेडिशनली ये हंटर गैदर्स थे, बट अब ये धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लेबरर्स या डेली वेज वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। गुजरात में तो मिलते ही हैं। गुजरात के साथ एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या है? कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। यू कैन फाइंड दिस पीपल देयर एज वेल, ओके। ये जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है ना, हबसी एंड बादशाह, ये सब ना लोकल टर्म्स हैं जो कभी कभी इनके साथ एसोसिएट हो गए, राइट। ओरिजिनली सिद्धी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर आते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस से रिलेटेड अभी मैंने तुम्हें 6G डिक्लेरेशन के बारे में बताया ही था। अब हम इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर आते हैं, विच वॉज इनोग्रेटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ही सेज दैट इंडियाज इंडिजीनियस 4G स्टैक नाउ एक्सपोर्ट रेडी। इंडिया का जो 4G स्टैक है अब वो एक्सपोर्ट रेडी है, ऐसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इनोग्रेशन पर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या? द 9th IMC वॉज इनोग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट यशोभूमि, न्यू दिल्ली। नहीं भैया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनोग्रेट किया था। तो न्यूज़पेपर का ये क्लिपिंग भी स्टेटमेंट को सही और गलत में हेल्प करता है और इनकरेक्ट ढूंढना है इस बार। सेकंड, द इंडिजीनियस 4G स्टैक इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम तेजस नेटवर्क C. एंड TCS। यस, करेक्ट। जो हमारे इंडिजीनियस 4G स्टैक है वो इन टेक्नोलॉजीज का हेल्प लेता है। The PLI scheme for telecom manufacturing was launched in 2021 with an outlay of 12,195 करोड़। ये फैक्ट भी आपको फैक्ट्स के फॉर्म में याद रखना है कि जो PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का, वो 2021 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि हमारा 4G डेवलपमेंट बढ़िया हो सका इंडिया में। अब हम 5G और 6G की बात कर रहे हैं। 5G भी हो चुका है, 6G की बात कर रहे हैं। Fourth, India's Vikram 32-bit chip was developed by private industry. No, India's Vikram 32-bit chip was developed by ISRO. ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है प्री सिक्योर में। इनकरेक्ट ढूंढना था, तो आंसर क्या होगा? 1 and 4 ओनली, ये वाला आंसर। अगर करेक्ट ढूंढना होता तो 2 and 3 ढूंढते हैं हम। वैसे 2 and 3 ऑप्शन में मैंने दिया नहीं है, तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर क्या है? 1 and 4। चलिए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 जो यशोभूमि न्यू दिल्ली में अभी ऑर्गेनाइज किया गया, इनोग्रेट किसने किया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। इट हाईलाइटेड भारत संचार निगम लिमिटेड्स मेड इन इंडिया 4G स्टैक। BSNL ना अब देखो अच्छा काम कर रहा है। देयर वाज अ टाइम जब BSNL में काफ़ी करप्शन था, काफ़ी रेड टेपिज्म था, तो इसको मजाक में लोग बोलते थे भाई साहब नहीं लगेगा, पर अब भाई साहब नहीं लगेगा धीरे धीरे बेहतर हो गया है। अब ये भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में सच में काम कर रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सपोर्ट के लिए बनाया गया था, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया 12,000 करोड़ बजट के साथ। 4G नेटवर्क की बात करें तो इसमें तेजस नेटवर्क C. एंड TCS इंटीग्रेशन होता है। इट इज प्लेसिंग इंडिया अमंग 5 नेशंस कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 4G इक्विपमेंट्स एलोंग साइड डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया एंड चाइना। मतलब ये जो 5 नेशंस हैं, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, साउथ कोरिया एंड चाइना, अब इनके साथ इंडिया भी इस एलीट ग्रुप में आ गया है जो 4G इक्विपमेंट्स को, जिस 4G स्टैक की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, वो
प्रोड्यूस करने में अब इनेबल हो चुका है। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है 12,000 करोड़ का, वो अच्छा काम किया है ना, उसने सपोर्ट किया हमें इस एलिट ग्रुप में आने का, जिससे हम 4G रिलेटेड इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन कर सकें। ओके, अब देखते हैं हम इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है। तो इंडिया का जो 4G स्टैक है वो हमें चाइना के डिजिटल सिल्क रोड या चाइना का जो डिजिटल मोनोपोली होता है, अभी यहाँ पर हमने 4 नेशंस की बात की इंडिया के अलावा, डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो डेनमार्क, स्वीडन एंड साउथ कोरिया ये मोनोपोली बनाने की वैसे कोशिश नहीं करते हैं, बट चाइना का ये ट्रेंड रहा है मोनोपोली बनाना। तो अगर हमारा 4G स्टैक डेवलपमेंट हो रहा है तो हम चाइना की इस मोनोपोली को काउंटर कर सकते हैं, जिसको हम चाइनाज डिजिटल सिल्क रोड बुला रहे हैं। The Digital Silk Road under China's Belt and Road Initiative provides infrastructure and surveillance tech in developing nations. अब हम जब वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो डेवलपिंग नेशंस के साथ हमारा बढ़िया रिलेशंस हो पाएगा। India's initiative enhances strategic autonomy and promotes telecom and digital public infrastructure export। इन दोनों पॉइंट को काउंटर कर रहा है इंडिया का हमारा ये इनिशिएटिव। सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट का क्या स्टेज है इंडिया में, अगर हम उसे ब्रीफली देखें, देन इंडिया इज सेटिंग अप 10 सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज। ये टाइम टू टाइम मेंशन होता है। आसाम में भी यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज इंडिया में सेटअप है टाटा के सपोर्ट से, राइट, इंक्लूडिंग 2 फैब्स एंड 8 पैकेजिंग यूनिट्स अंडर द ₹76,000 करोड़। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके अंदर विक्रम 32 बिट चिप है, इसको इसरो ने डेवलप किया था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन से नेशंस अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर ईरान हो गया, तो यहाँ ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, या हमारा प्यारा भारत है, इंडिया, ये हमारा वाला हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, पीओके, बट ये हमारा हिस्सा है, हम इसको लेकर रहेंगे कभी ना कभी। और यहाँ पाकिस्तान है। तो कौन कौन से नेशंस बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। तो अब यहाँ से आंसर ढूंढ लो, बता दो क्या हो जाएगा। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे। ये जो CETA की मैं बात कर रहा हूँ, ये CETA अभी यूके के साथ साइन किया गया। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में एक आंसर देखा नीलम का, तो नीलम क्या बोल रहा था कि हम CETA अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, बट माय डियर, ये हम अफगानिस्तान वाले CETA की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट है ड्राई फ्रूट्स को लेकर और बाकी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को लेकर। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यूनाइटेड किंगडम में अभी जो नई सरकार बनी है, इंडिया के साथ उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बताओ जरा। सो इंडिया एंड अफगानिस्तान नहीं, किसके साथ? इंडिया एंड यूके। पहला स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग है। दूसरा क्या? अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन एजुकेशन, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यूके के साथ जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, या हम इस पर जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ डिफेंस के फील्ड में या फिर इकोनॉमिक ट्रेड के फील्ड में नहीं, बल्कि एजुकेशन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी हेल्प करेगा दोनों देशों को। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 2 ओनली। बट तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली अप्रिशिएट इट। इसको ना कंटिन्यू रखना, तो अगले साल के एग्जामिनेशंस में खुद तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी भी कर रहे होगे रेगुलरली पढ़ाई करके, अगले साल के एग्जाम में बिल्कुल टेंशन नहीं होगा। ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे। अच्छा, ये आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। PM किसान स्कीम पहला टॉपिक, ये भी न्यूज़ में रहा। और दूसरा है, अभी आपने रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा होगा कि अफगानिस्तान से एक लड़का, बड़ी कम उम्र का था, 15-16 साल का एक लड़का था, वो क्या किया, वो जो प्लेन्स होते हैं, और प्लेन्स का जो व्हील वाला पार्ट होता है, जो व्हील अंदर फिट जाता है, उस वहाँ पे छोटा सा जो जगह रहता है छिपने का, वहाँ पर छिप के वो अफगानिस्तान से न्यू दिल्ली पहुँच गया था। तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में जब प्लेन जो होता है वो 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँच जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन कमी होती है, बट स्टिल ही सर्वाइव्ड। बट अनफॉर्चुनेटली बेचारों को वापस न्यू दिल्ली से अफगानिस्तान भेज दिया गया। खैर, अब यहाँ क्या करें, कुछ NGO को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, बट डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मायने रखते हैं। चलिए, वो एक अलग बात है। तो वो लड़का जो था, वो बच्चा 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी ऑक्सीजन जहाँ पे बहुत ही स्पार्स हो जाता है, कम हो जाता है। अब टॉम क्रूज तो है नहीं कि टॉम क्रूज के जैसा वो एयरप्लेन पे लटक के स्टंट कर ले, पर वो बच्चा वहाँ सर्वाइव कर गया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि उस केस में ना हाइपोक्सिया एंड हाइपोथर्मिया जैसे सिचुएशंस अराइज होते हैं। तो ये हाइपोक्सिया एंड हाइपोथर्मिया क्या है, इसको पढ़ना और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग फिर प्री सिक्योर के नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।